हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। आज की न्यू बाइट सेक्शन में हम चर्चा करेंगे एनएचआरसी की। तो एनएचआरसी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मंगलवार को एक औपचारिक रूप से न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे और इनका कार्यकाल जैसा कि 5 वर्ष का एनएचआरसी के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। एनएचआरसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मानवाधिकार हैं क्या। दोस्तों, मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अगर देखें तो ये अधिकार जाति, लिंग और राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर जो आपसी भेदभाव होता है उसे मिटाकर अगर किसी के पास में सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं तो उसे मानवाधिकार का शोषण नहीं कहा जाता है। इसके विपरीत अगर किसी जाति, लिंग या राष्ट्रीयता, भाषा या धर्म के आधार पर नागरिकों में आपस में भेदभाव किया जाता है और किसी को अधिक सुविधा दी जाती है, किसी को कम सुविधा दी जाती है, तो ऐसे में मानवाधिकारों का शोषण माना जाता है। इसके अलावा मानवाधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार प्रमुख अधिकार हैं। सभी नागरिकों के इन अधिकारों को प्राप्ति करने का अधिकार है। सभी नागरिकों को ये अधिकार हैं जो समान रूप से प्राप्त हैं। इसके अलावा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो की है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में की गई थी और इसके अलावा मानव अधिकार के इतिहास में यह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी क्योंकि इसके द्वारा ही पहली बार मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा हर साल 10 दिसंबर को यूडीएचआर, जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, की सालगिरह के रूप में मानवाधिकार दिवस बनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस बनाया जाता है। इसके अलावा 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक में इन सिद्धांतों को एक समूह का रूप दिया गया, जिसे पेरिस सिद्धांत या पेरिस अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसी के बेस पर भारत में भी आगे चलकर 1993 या 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। तो आइए जानते हैं अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आखिर है क्या। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे ह्यूमन राइट्स कमीशन भी कहा जाता है, एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वैधानिक संस्था है ये, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। 1993 के अधिनियम के द्वारा 1993 में ही इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि कई ऐसे अधिकार हैं जिनके प्रहरी के रूप में यह कार्य करता है। अब देखते हैं एनएचआरसी की जो संरचना है वो किस प्रकार की गई है। एनएचआरसी एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें एक से ज़्यादा सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्यों में से कम से कम 3 पदेन सदस्य होते हैं, मतलब एक्स ऑफिसियो होते हैं। जिन सरकारी कर्मचारियों को या अधिकारियों को इनका सदस्य बनाया जाता है वो कम से कम 3 सदस्य ऐसे होते हैं जो पद पे रहते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर की जाती है, जिस कमेटी में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और देश के गृह मंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष और विपक्ष के जो संसद के नेता होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जिसे कहा जाता है, वो इसमें मेंबर होते हैं और उन सबके संयुक्त सिफारिश के आधार पर ही इसमें अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या 70 वर्ष की आयु का होता है। इनमें से जो भी चीज़ पहले होती है उस टाइम तक यह कार्यकाल चलता है, 5 वर्षों का या 70 वर्ष की आयु तक। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में अगर इन पर दुराचार या असमर्थता का आरोप सिद्ध हो जाए तो इसी कंडीशन में इन्हें पद से हटाया जाता है। बाकी इनकी पद की
सिक्योरिटी होती है, इन्हें पद से नहीं हटाया जाता, सिर्फ इस कंडीशन में ही हटाया जा सकता है। इसके अलावा आयोग में 5 विशिष्ट विभाग होते हैं, जिसमें विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग होते हैं। ये पांचों विभाग इस आयोग के अंतर्गत काम करते हैं, जो इसके आधिकारिक कार्य से लेकर विधिक कार्य अधिकारियों को संपन्न करते हैं। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना करने का अधिकार भी 1993 के एक्ट में राज्यों को प्राप्त है, जिसके द्वारा अगर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो वो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष उस समिति के सदस्य होते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा NHRC के कुछ कार्य और इसने उन कार्यों को करने के लिए इससे शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। वो कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, ये देखते हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि NHRC के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो NHRC को उसकी जांच करने का अधिकार है। इसके पास मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकती है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उनमें सुधार के लिए सुझाव दे सकती है। NHRC मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी कर सकती है। इसके अलावा आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियाँ होती हैं। यह अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकती है। इसके पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है। आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। इसके अलावा NHRC के वर्किंग प्रोसीजर में कुछ सीमाएं हैं, जो सीमाएं इस प्रकार हैं। NHRC के पास जांच करने के लिए कोई भी विशेष तंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या NHRC के साथ है कि एक तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए वो कार्य करते हैं, उनके हनन उनसे वो रोकते हैं, दूसरी तरफ इनके पास में इस कार्य को करने के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में ये संबंधित सरकार को किस मामले की जांच करने का सिर्फ आदेश दे सकते हैं। फाइनल निर्देश जो है वो सरकार ही लेती है। पीड़ित पक्ष को व्यवहारिक न्याय देने में असमर्थ होने के कारण भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सौरभ जी ने इसे इंडियाज़ टीजिंग इल्यूजन कहा था, और जिसका अर्थ होता है कि इंडिया का दुख देने वाला यह ऐसा भ्रम है जो ना तो कार्य कर पाता है, ना किसी को न्याय दिला पाता है, सिर्फ नाम का है। इसके अलावा NHRC के पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का ही अधिकार है। वह किसी को निर्णय लागू नहीं करवा सकता और NHRC उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के 1 साल बाद दर्ज कराई जाती हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर किसी घटना को अगर घटित हुए 1 साल हो गया है और उसमें उस मानवाधिकार का उल्लंघन है तो उसकी जांच NHRC के द्वारा नहीं कराई जा सकती है। इसलिए कई शिकायतें बिना जांच के ही रह जाती हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकता, जिसका अर्थ यह है कि वह केंद्र के सशस्त्र बलों की जांच करने से रोक सकता है और राज्य मानवाधिकार आयोग केवल जो केंद्र सरकार है उसे सुझाव दे सकता है, उसे किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकता। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक जानकारी थी NHRC के बारे में, जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मानवाधिकार परिषद का गठन भी किया गया है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए। मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। इसे पूर्व में रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर लाया गया था, जिसे अब मानवाधिकार परिषद के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यह पूरी दुनिया में मानवाधिकार के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। इसी के साथ यह संस्था मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच भी करती है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र महासभा के चुने हुए 47 सदस्य देशों से मिलकर बनी है। तो यह कुछ मूलभूत बातें जानकारी थी मानवाधिकार परिषद के बारे में, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परिषद है। दोस्तों मानवाधिकार आयोग जो हमारे देश में गठित हुआ है या उसे काफ़ी समय गठन हुए तो काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। NHRC के पास में जो शक्तियाँ हैं वो पर्याप्त नहीं हैं किसी भी नागरिक को मानवाधिकार दिलाने में, उसका शोषण होने से बचाने में। मुख्य तौर पर न्यायिक शक्तियाँ उसके पास में नहीं हैं।
इस प्रकार वो सिर्फ किसी भी सरकारी लेवल पर या सरकार के लेवल पे किसी मानवाधिकार का उल्लंघन होने पर जांच करने के लिए कैपेबल नहीं है, लायक नहीं है, और उस जांच के लिए वह संबंधित सरकार को केवल अनुशंसा कर सकती है और आदेश नहीं दे सकती है। ऐसी स्थिति में मानवाधिकारों का सरकार के द्वारा हनन होने पर उनका सॉल्यूशन होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से काफ़ी इसमें जो सदस्यों को लेकर भी काफ़ी कमी है। 7 सदस्यों का इसमें पैनल होता है जो कि बहुत ही कम है। ये 7 सदस्य बहुत ही मुश्किल से किसी मीटिंग को अटेंड कर पाते हैं या संयुक्त रूप से किसी निर्णय को ले पाते हैं। इसके अलावा कि इसकी संरचना में ऑफिस या जो पदेन कर्मचारी होते हैं उनकी भी स्थापना इसमें की जानी चाहिए, जिससे कि वो लोग निरंतर इस क्षेत्र में कार्य करते रहें और लोगों के जो मानवाधिकार के हनन हैं उन्हें रोक पाएँ। इसके अलावा जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं NHRC में, उनमें स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक संगठनों के सदस्य भी होने चाहिए ताकि उन्हें भी न्याय की बात करने का अधिकार मिले। तो दोस्तों, NHRC के हमारे न्यूज़ बाइट्स में आज सिर्फ इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों और साथियों के साथ में इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आपसे न्यूज़ बाइट्स में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।